अच्छा बच्चों, मज़ीद आगे चलते हैं और हम शुरू करते हैं अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज मे नॉट बी रिकवरेबल इफ दोज इन्वेंट्रीज आर डैमेज्ड, if they have become wholly or partially obsolete, or if their selling prices have declined। देखिए, लेट से आपने एक इन्वेंट्री खरीदी है 500 रुपए की। ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब मिसाल के तौर पर कि जब वो आप अपने प्रेमिसेस पे लेकर आ रहे थे, तो जिस ट्रक में या जिस ट्रॉली में उसको लेकर आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हुआ, और वो 500 रुपये वाली चीज़ जो थी आपकी, जिसकी कॉस्ट 500 रुपये थी, वो सिग्निफिकेंटली डैमेज हो गई, उसकी टक्कर हो गई। अब जाहिर है कि वो जो इन्वेंट्री आपने परचेज करी थी 500 रुपये में, क्योंकि जो है वो एक्सीडेंट की वजह से वो प्रॉपरली डैमेज हो गई, तो शायद अब वो 100, 200, 300 रुपये की बिकेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज़ 500 की खरीदी थी, अब मैक्सिमम वो 100 रुपए की बिकेगी, वो भी अगर बिकी तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उस एक्सीडेंट की वजह से मुझे 400 रुपये का नुकसान हो गया। देखो, मैंने 500 की चीज़ खरीदी, अपने शोरूम पे लेकर आ रहा था, ये नीयत थी कि भाई 500 की लेकर आए, 800, 900, 1000 रुपये की बेचेंगे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से वो चीज़ इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई कि उसकी वैल्यू 100 रुपये रह गई। तो मैं तो रास्ते में ही बोलूंगा, अबे यार 500 की ली थी, अब ये तो इसका इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, इसकी वैल्यू ही या इसकी वर्थ ही सिर्फ 100 रुपये रह गई। तो हम कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो इन्वेंट्री होती है ना, वो अगर डैमेज हो जाती है तो वो अपनी कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाती। बात समझ रहे हो? कभी कभार ऐसा होता है कि एक सिग्निफिकेंट डैमेज हो गया जिसकी वजह से कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही। या ऐसा भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे तुमने कोई चीज़ 500 की खरीदी थी और तुमने सोचा था कि 700 में, 800 में, 900 में या 1000 रुपये में बेचूंगा ताकि 300, 400, 500 रुपये कमा लूँ। तुम लेकर आए, तुमने अपने जो है वो शोरूम पर वो चीज़ रखी। 3 या 4 दिन बाद उस चीज़ की अपनी कॉस्ट 25 रुपये, 50 रुपये हो गई और उसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपये हो गई। तो अब कोई 800 रुपये में तुमसे खरीदेगा नहीं। इसका मतलब अगेन तुम ये सोचोगे कि यार जो चीज़ मैंने 500 की खरीदी है, अब तो बाजार में वो 100 रुपये की बिक रही है, तो यार ये तो अगर बेचूंगा तो 400 का नुकसान है। तो वो यही कहता है कि द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री की जो हकीकतन कॉस्ट होती है, मे नॉट बी रिकवरेबल। कभी कभार वो ही खुद रिकवर नहीं हो सकती। इफ दोज इन्वेंट्रीज आर डैमेज्ड, अगर उन पे कोई डैमेज हो जाए। इफ दे बिकम होली और पार्शियली ऑब्सोलीट, और इफ देयर सेलिंग प्राइसेस हैव डिक्लाइन, या फिर उनकी सेलिंग प्राइसेस जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो गई हो, तो भी ऐसा ही होता है। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऑल्सो नॉट बी रिकवरेबल इफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर टू मेक द सेल हैव इंक्रीज्ड। ये हमने शुरू में पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए आप लोग जो है वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल को जो है वो माइनस करते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी ऐसा होगा कि भाई इन्वेंट्री जितने की है वो उसकी वैल्यू ही कवर नहीं कर सकेगी। The practice of writing inventories down below cost to net realizable value is consistent with the view that assets should not be carried in excess of amounts expected to be realized from their sale or use। अब जरा इस बात को समझने के लिए मैं एक एक्सेल की फाइल खोलता हूँ और उसमें जो है ना IS2 NRV को समझते हैं। मैं ज़रा इस पैराग्राफ को पेस्ट करना चाहूँगा, फिर स्क्रीन को रीशेयर करूँगा। देखें, एज्यूम करें कि आपने एक इन्वेंट्री परचेज करी 500 की, तो आपने कर दिया इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री एसेट है, बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, सही है। अब लेट से साल के आखिरी दिन ये इन्वेंट्री आपकी जो है ना वो नहीं बिकती, अगर अगर सेल आउट नहीं हुई, तो आप जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे उसमें करंट एसेट्स में इन्वेंट्री की वैल्यू 500 दिखा दो। ये एक तरीका।
और अगर ये बिक गई तो बिकने पे इस पे जो भी प्रॉफिट होगा वो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ रही होती है एसेट्स में। अगर नहीं बिकी तो आपने खरीदी 500 की और फिर वो बिकी नहीं तो साल के एंड में वो करंट एसेट है। लेकिन ऐसा हुआ कि आपने इन्वेंट्री 500 की खरीदी। अब जब आपने 500 की वो इन्वेंट्री खरीदी ना तो वो डैमेज हो गई, और अब आपको पता है कि इसकी जो वर्थ या इसको जो वैल्यू रह गई है ना वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये रह गई है, या इसकी एनआरवी 200 रह गई है। एनआरवी का क्या मतलब है? एनआरवी का ये मतलब है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, यानी कि आपको लगता है कि ये चीज़ जो है ना वो लेट से 800 रुपये में बिकेगी, लेकिन उसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल आपको जो है ना वो 500 रुपये इनकर करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो एनआरवी है वो 300 रुपये हो गई है। तो आप देखें आपके पास जो है ना वो आप क्या करते हो, आप जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपको ये कहते हैं कि आपकी जो करंट एसेट्स पे एसेट्स करंट एसेट्स की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो बैलेंस शीट में जो भी आपके एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू जो है ना वो ओवर स्टेटेड ना हो। ओवर स्टेटेड होने का मतलब, ओवर स्टेटेड ना होने का मतलब ये है कि जब आप किसी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ तो उस पर उसकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही हो वो कम से कम उतनी आए जितने में वो रियलाइज होगी, बिक कर मुझे जितना पैसा मिलेगा। अब देखिए ये चीज़ मैंने खरीदी तो 500 की थी, ठीक है ना, इसकी कॉस्ट 500। लेकिन मुझे पता है कि कुछ टाइम बाद जब ये बिकेगी तो 800 की बिकेगी, और 800 की बेचने के लिए मुझे मजीद 500 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, या इसको थोड़ा सा अमाउंट मिक्स ना हो इसलिए 450 का मजीद खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा कह देते हैं। यानी कि भाई मुझे 350 रुपये इससे हासिल होंगे। देखो ये चीज़ आएगी तो 800 आएंगे, लेकिन ये चीज़ को जाने के लिए या इसको बेचने के लिए 450 का खर्चा करना पड़ेगा, तो मुझे बचेगा क्या? 350। इसका मतलब बाज़ाहिर तौर पर नज़र आ रहा है 500, अलबत्ता ये एसेट अगर बिकेगा तो मुझे टोटल 500 का फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि ये 350 का ही मैक्सिमम फ़ायदा दे रहा होगा, ठीक है। या यूं आप समझ लें, एनआरवी यूं कैलकुलेट कर लें कि लेट से ये 500 रुपये की आपने चीज़ खरीदी थी, आपने इन्वेंट्री डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट किया, लेकिन अब आपको ये रास्ते में इसके जो है ना वो कोई पुर्जा डैमेज हो गया, या रास्ते में जब इसको ट्रांसपोर्ट कर कर अपनी प्रेमिसेस पे लेकर आ रहे थे तो कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ये टूट फूट गया। और अब ऐसा टूट फूट गया कि वो 500 की जो चीज़ खरीदी तो वो 700 800 में तो क्या बिकेगी, बल्कि वो जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 350 रुपये में बिक रही है, रियलाइज हो रही है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसकी सिर्फ 350। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये 500 जो मेरे बैलेंस शीट पर अगर मैं ये 500 ही रहने देता हूँ तो ये सही वैल्यू नहीं है, यहाँ पर मेरे एसेट्स ओवर स्टेटेड हुए हैं, यानी कि जो उनकी रियल वर्थ है वो भी शो नहीं हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई भी एसेट उस अमाउंट से ज़्यादा का शो नहीं होना चाहिए जितना वो रियलाइज कर कर देगा, जो कि हमारे डेटर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है कि डेटर्स में से हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करते हैं। वो प्रोविजन क्या होती है? मुझे फ्यूचर में लगता है कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, वो आज ही मैं बैलेंस शीट पर डेटर्स में से माइनस कर देता हूँ। तो इसी तरह से अब मेरी जो ये इन्वेंट्री है इसकी कॉस्ट 500 है और इसकी एनआरवी 350 है, तो मैं 150 रुपये का लॉस आज ही बुक कर लूंगा। और वो बुक कैसे करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा 150 से, और इन्वेंट्री को जो है ना वो क्रेडिट करूंगा 150 से। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने कभी बनाया नहीं है मेरे ख्याल में, अगर आप शुरू से IS2 से स्टार्ट कर रहे हो तो। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करने का मतलब ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर रहे हो, एक्सपेंस में 150 रुपये का एक्सपेंस शो कर रहे हो, और P&L में ये किस तरह से कहाँ पर आएगा वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन आप अपने पास बैलेंस शीट पर इन्वेंट्री की वैल्यू 350 लिखोगे, यानी कि लोअर कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर मेंशन करी जाएगी। तो कभी भी अगर आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू उसकी कॉस्ट और उसकी एनआरवी को कंपेयर किया जाए और एनआरवी कम हो तो जितने से कम है उतना आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस बुक करोगे और इन्वेंट्री की वैल्यू उतने से कम कर दोगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर इन्वेंट्रीज आर यूजुअली रिटन डाउन टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू आइटम बाय आइटम। In some circumstances, however, it may be appropriate to group similar or related items. This may be the case with items of inventory relating to the same product line that have similar purposes or end users, are produced and marketed in the same geographical area, and cannot be practically evaluated separately from other items in that product line. It is not appropriate to write inventories down on the basis of a classification of inventory, for example, finished goods, or all the inventories in a particular operating segment.
अच्छा, ये पैराग्राफ जब हम सवाल करेंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वेंट्री में जब आप एनआरवी निकालते हो ना, तो आप आइटम बाय आइटम चलते हो। मिसाल के तौर पे लेट से आपके पास जो है ना वो 10 तरह के फिनिश गुड्स हैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि एक कंपनी के एक ही तरह के फिनिश गुड हो। फिनिश गुड ए है, फिनिश गुड बी है, फिनिश गुड सी है। मिसाल के तौर पे ए है मोबाइल फोन्स, बी है डेटा केबल्स, सी है लैपटॉप्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाले की दुकान है। तो वो ए बी सी हर कैटेगरी की अलग एनआरवी और कॉस्ट निकाल कर और उसको कंपेयर कर कर और लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर उसको मेजर करा करेगा। तो ये जब एक कंपनी के पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होंगे, उसकी एनआरवी कैसे निकाली जाएगी, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट या लाइन आइटम बाय लाइन आइटम हम एनआरवी और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे और फिर हम उसकी बुकिंग करेंगे। ये हम जब सवाल करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। Estimates of net realizable value are based on the most reliable evidence available at the time that estimates are made of the amount that inventories are expected to realize. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the end of the period to the extent that such events confirm conditions existing at the end of the period. अगेन ये हम सवालात में कवर करेंगे एनआरवी कैलकुलेट करते वक्त, जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस यानी कि जितने में फ्यूचर में वो बिकेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ये जो सारी चीज़ें होंगी ये आपके बेहतरीन अंदाजे होंगे। और ये अंदाजे हर तरह के आगे आने वाले फैक्टर्स को अकाउंट फॉर कर कर आप जो है वो लिखेंगे। Estimates of net realizable value also take into consideration the purpose for which the inventory is held. For example, the net realizable value of the quantity of inventory held to satisfy firm sales or service contracts is based on the contract price. If the sales contracts are for less than the inventory quantities held, the net realizable value of the excess is based on general selling prices. Provisions may arise from firm sales contracts in excess of inventory quantities held or from firm purchase contracts. Such provisions are dealt with under IS 37. IS 37 फिलहाल हम डिस्कस नहीं करें, इस पैराग्राफ को भी आप ओमिट कर दें। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हम, जब सवालात करेंगे तो हमारा दिमाग ज़्यादा खुलेगा और इसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। Materials and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at or above the cost. अब रॉ मटेरियल की एनआरवी पर आता है, बोलता है कि कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी सप्लाईज होगी जो कि मैंने इसलिए रखी होगी कि उससे मैं कोई फिनिश गुड्स बनाऊं, कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाऊं, तो उसके बारे में ये लिखता है कि आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट। तो उनको लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी में कॉस्ट से कम पर नहीं दिखाओगे, नहीं दिखाओगे। कब? if the finished product in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. रॉ मटेरियल या कोई भी सप्लाई हो जो किसी चीज़ की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगी, और अगर आपको लगता है कि जिस चीज़ की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगी वो जो फिनिश गुड होगा वो बिक कर उसकी कॉस्ट कवर कर लेगा, तो उस तरह के रॉ मटेरियल को आप उसकी कॉस्ट से कम पर नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपको पता है कि उसकी कॉस्ट उसको बेचकर उससे फिनिश गुड्स बनाकर कवर हो जाएगी। However, when a decline in the price of material indicates that the cost of the finished product exceeds net realizable value, the materials are written down to net realizable value. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मटेरियल की प्राइस का जो डिक्लाइन है वो ये इंडिकेट करता है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू को एक्सीड नहीं करती है, the materials are written down to net realizable value. In such circumstances, the replacement cost of the materials may be the best available measure of their net realizable value. अब ये एक मुश्किल पैराग्राफ है, आसान नहीं है। इसको जब हम जो है वो अब सवालात की तरफ ही जाएंगे मेरे ख्याल में, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल नहीं देखते। लेकिन ये एक अच्छा पैराग्राफ है जो आपको समझाना पड़ेगा किसी एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। A new assessment is made of net realizable value in each subsequent period. हर साल आप NRV कैलकुलेट करोगे। When the circumstances that previously caused inventories to be written down below cost no longer exist, or when there is clear evidence of an increase in NRV because of changed economic circumstances, the amount of the written down value is reversed. अगर आपको हर साल के एंड में आप लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV को कंपेयर करोगे, अगर कभी ऐसा हुआ कि पहले आपने NRV का एक लॉस बुक किया हुआ था, 500 की इन्वेंट्री 350 पे बुक की हुई थी, लेकिन अब अगर हालात ऐसे हो गए कि जिससे आपको लगता है कि भाई एनआरवी जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा है, तो आप जो है वो जितना लॉस बुक किया था उसको आप रिवर्स कर लोगे, ठीक है। The amount of the written down value is reversed, that is the reversal is limited to the amount of the original written down value, so that the new carrying value amount is the lower of the cost and a revised net realizable value.
This occurs, for example, when an item of inventory that is carried at net realizable value because its selling price has declined is still on hand in a subsequent period and its selling price has increased. अब इस पैराग्राफ को जरा मैं एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन कर देता हूँ. अच्छा जी, देखिए लेट से साल है 2020. ठीक है, आपके पास कोई इन्वेंट्री है, उस इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है ना वो 500 है और जो उसकी एनआरवी है ना वो 600 है. तो 2020 में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें करंट एसेट्स में मैं अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के प्रिंसिपल के हिसाब से 500 पर रिकॉर्ड कर लूंगा. फिर आ गया साल 2000 और ये 20 था, साल 2021 आ गया. साल 2021 में ये जो इन्वेंट्री का यूनिट था जो 2020 के साल के आखिर में मेरे पास पड़ा हुआ था, एज्यूम कर लो वो 2020 के पूरे साल में 2021 के पूरे साल में बिका नहीं. 2021 के साल का आखिर आया, 2021 के आखिर के साल में मैंने देखा कि उसकी कॉस्ट कितनी थी. भाई मैंने 500 का खरीदा था और किसी वजह से उसकी एनआरवी जो है ना वो अब 300 है. तो अब जब मैं 2021 में करंट एसेट्स में इन्वेंट्री की वैल्यू लिखूंगा तो IS2 के प्रिंसिपल्स के हिसाब से मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के हिसाब से 300 रुपये लिखनी पड़ेगी. यानी कि साल 2021 में एक डबल एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200 और इन्वेंट्री क्रेडिट 200, बिकॉज मैंने इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो 200 से कम करी है, 200 रुपये का एक्सपेंस बुक किया है. 200 रुपये का एक्सपेंस क्यों बुक किया है? 200 रुपये का एक्सपेंस इसलिए बुक किया है क्योंकि मेरी जो इन्वेंट्री है उसकी लोअर कॉस्ट और एनआरवी के हिसाब से वैल्यू जो है वो अब 300 पे चली गई है, तो 200 से कम हो गई है. 200 का मैं लॉस बुक करूंगा और इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू को 200 से कम कर दूंगा. अब साल आ गया 2022. 2022 कॉस्ट इसकी 500 ही है, लेकिन इसकी एनआरवी हो गई मे बी 800. अब क्या होगा? एनआरवी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल से कैलकुलेट होती है. किसी वजह से एनआरवी जो है वो 800 हो गई. अब आपको इन्वेंट्री अगेन लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे रिकॉर्ड करनी है, यानी कि 500 पे रिकॉर्ड करनी होगी. 500 पे रिकॉर्ड करने का मतलब यह है कि इन्वेंट्री की वैल्यू आप 300 से 500 पे लेकर आनी है. तो आप 200 से इन्वेंट्री को डेबिट करोगे और पीएनएल को क्रेडिट करोगे, यानी कि 200 की इनकम बुक करोगे. वापस से अगर पढ़ते हैं, बोलता है न्यू असेसमेंट इज मेड ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन ईच सब्सिक्वेंट पीरियड. 2020 के आखिर में, 2021 के आखिर में, 2022 के आखिर में, हर साल के आखिर में आप एनआरवी की नई वैल्यू देखोगे. When the circumstances that previously caused inventories to be written down below cost no longer exist, or when there is clear evidence of an increase in net realizable value because of change economic circumstances, the amount of the written down value is reversed. जब ऐसा होगा कि प्रीवियसली आपने एनआरवी पर कोई इन्वेंट्री बुक करी भी थी और अब उसकी एनआरवी बढ़ गई है किसी भी वजह से, और तो आप क्या करोगे कि आप जितने से आपने लॉस बुक किया था उसका रिवर्सल बुक करोगे और इन्वेंट्री की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे. That is, the reversal is limited to the amount of the original written down value, so that the new carrying amount is the lower of the cost and the revised net realizable value. और इससे होगा क्या कि जो आपकी इन्वेंट्री की आपकी वैल्यू होगी वो नई वाली एनआरवी और कॉस्ट में से लोअर वाले अमाउंट पर होगी. और फिर उसकी एक एग्जाम्पल लेता है कि ये कब अकर हो सकता है. तो बात कहने की ये थी कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेंट्री की वैल्यू को जो है आप डेबिट और पीएनएल को क्रेडिट कर रहे हो जब आपकी पहले एक आपने एक्सपेंस बुक किया था, लेकिन अब आपको लगता है कि वो फैक्टर्स रिवर्स अप हो गए हैं. अच्छा जी. तो ये 32 जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, ये हम जो है वो सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे. रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस वेयर इन्वेंट्रीज आर सोल्ड, द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज इन्वेंट्रीज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड. जब इन्वेंट्री बिकती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया जाता है. थोड़ी सी बातों को शॉर्ट रखूंगा ताकि हम एग्जाम्पल्स पर और कैलकुलेशंस पे भी बढ़ें, जिससे इन पैराग्राफ्स की मजीद जो है वो इम्प्रूवमेंट करें. The amount of any write down of inventories are to net realizable value, and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write down or loss occurs. कभी भी अगर राइट डाउन होगा यानी कि इन्वेंट्री को एनआरवी पे लेकर जाऊंगा तो उसका लॉस पीएनएल में बुक करूंगा. द अमाउंट ऑफ एनी रिवर्सल
of any written down values of inventories arising from an increase in NRV shall be recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs. ये भी हमने कर लिया. Some inventories may be allocated to other asset accounts. For example, inventory used as a component of self-constructed property, plant, and equipment. Inventories allocated to another asset in this way are recognized as an expense during the useful life of that asset. अब ये IAS 16 में पर्टेन करता है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं. फिर आती है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि IAS 2 के हिसाब से आपने कौन कौन सी बातें अपने एनुअल रिपोर्ट में बतानी है, जैसे कि मैंने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस की. तो डिस्क्लोजर में पहली चीज बोलता है द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्री इंक्लूडिंग द कॉस्ट फॉर्मूला, यानी कि क्या आप फीफो यूज कर रहे हो या आप वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हो, क्या आपकी इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट पर मेंशन्ड है या आपकी इन्वेंट्री जो है वो NRV पर मेंशन्ड है. किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट का ये एक्सट्रैक्ट उठा करना मैं आपको समझा भी दूंगा या कंपेयर भी करवा दूंगा अगले लेक्चर में. द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड द कैरिंग अमाउंट इन क्लासिफिकेशंस एप्रोप्रिएट टू दी एंटिटी, यानी कि जो कैरिंग अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट इन्वेंट्री की है वो भी बताओगे, और अगर कोई क्लासिफिकेशन यानी कि सेपरेट तरह की इन्वेंट्रीज हैं तो आप हर तरह की इन्वेंट्री के बारे में भी डिटेल दोगे. द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज कैरिड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कितनी इन्वेंट्री जो है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है. द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड, कितनी इन्वेंट्री आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक्सपेंस आउट करी है. The amount of any write down of inventory is recognized as an expense in the period in accordance with paragraph 34. Paragraph 34 क्या था? Paragraph number 34 था lower of cost या NRV, उसकी कितनी हिट है ये भी बताना है. The amount of any reversal of any written down value that is recognized as a reduction in the amount of inventory is recognized as an expense. कोई reversal है NRV का वो भी बताना है. The circumstances or events that led to the reversal, क्यों reversal किया वो समझाना है. द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री प्लेज्ड सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटीज, और कितनी इन्वेंट्रीज आपकी ऐसी हैं जो प्लेज्ड है वो भी बताना. मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे लैपटॉप में कोई किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट प्रोबेबली होगी. एक मिनट बस दीजिएगा आप लोग. किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड ही कर लेते हैं. अच्छा जनाब, आपके स्क्रीन पर एक कंपनी की फौजी फर्टिलाइजर्स की एनुअल रिपोर्ट आ रही है, और देखें इसमें करंट एसेट्स में आपके पास ये लिखा हुआ है स्टॉक एंड ट्रेड ना. स्टॉक एंड ट्रेड लिखा हुआ है और यहाँ पर नोट के नीचे लिखा हुआ है 20 और इसकी वैल्यू लिखी हुई है. ये बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है. नोट 20 का मतलब होता है कि जितने भी डिस्क्लोजर्स होंगे जो रिक्वायर्ड हैं IAS 2 के हिसाब से वो नोट 20 में मिलेंगे. और नोट 20 होगा क्या, कहाँ, जहाँ पे ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह ख़त्म होगा तो आप देखेंगे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेडिंग आ रही है. नोट नंबर 20 पर जाना है. नोट नंबर 20 ये रहा. देखिए नोट नंबर 20 में इसने स्टॉक एंड ट्रेड में बता दिया रॉ मटेरियल कितना है, WIP कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स में मैन्युफैक्चर्ड यूरिया और परचेज फर्टिलाइजर कितना है, स्टॉक एंड ट्रांजिट कितना है. ठीक है. अच्छा सर, लेकिन वो पॉलिसी वगैरह जो बोली जा रही थी वो कहाँ बताई गई होगी, एक मिनट वहाँ पे भी आते हैं हम.
देखिए यहाँ पे शुरू में जो है ना पॉलिसीज बताई जा रही होती हैं, जहाँ पे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे होते हैं। ये कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स होती हैं, फिर बेसिस ऑफ प्रिपरेशन है। ये सारी चीज़ें आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे। यहाँ पर आपके पास IS2 के डिस्क्लोजर्स भी आ रहे होंगे। ये ट्रेड एंड अदर पेबल्स है, प्रोविजंस है, प्रोविडेंट फंड है, टैक्सेशंस है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, स्टोर्स, ये स्टॉक एंड ट्रेड। देखिए ये डिस्क्लोजर्स होते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक्स आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट इन NRV। यानी कि मैं क्या प्रिंसिपल यूज़ करता हूँ? अगर आप देखें IS2 अगर आप देखेंगे तो IS2 जो है ना, उसमें यही था, द अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्री इंक्लूडिंग द कॉस्ट फार्मूला, कैरिंग अमाउंट बताओ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होंगी। मिसाल के तौर पर उसने लिखा हुआ है मैं रॉ मटेरियल के लिए मैं वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करता हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स के लिए मैं वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करता हूँ। Cost of raw material, work in progress, and finished good comprise of direct material, labor, and appropriate manufacturing overhead. Net realizable value signifies the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale. The company reviews the carrying amount of stock in trade on a regular basis, and as appropriate, these are written down to the net realizable value or provision is made for obsolescence if there is any change in usage pattern and or physical form of related inventory. अब ये सारे जितने भी डिस्क्लोजर्स आपको बोले गए थे ना, वो यहाँ पर हर चीज़ के डालने होते हैं, हर IFRS IAS के हिसाब से डालने होते हैं। लेकिन जाहिर है ये कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो आपके शायद अभी लेवल से ऊपर हो, डिपेंडिंग कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। बहरहाल इस तरह के डिस्क्लोजर्स जो है वो डालने होते हैं। अच्छा, तो ये डिस्क्लोजर्स बनाने का कोई सवाल हम देखेंगे जिसमें डिस्क्लोजर्स डालने हो, तो उसमें हमारी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, इंफॉर्मेशन अबाउट दी कैरिंग अमाउंट्स हेल्ड in different classification of inventories and the extent of the changes in these assets is useful to financial statement users. Common classification of inventories are merchandise, production supplies, materials, work in progress and finished goods. इन्वेंट्री के अलग अलग क्लासिफिकेशन की कैरिंग अमाउंट बताने से जो उसके यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनको फ़ायदा होता है, उनको पता चल जाता है कि कंपनी में कौन सा स्टॉक कितनी वैल्यू पर पड़ा हुआ है। और आम हालात में इन्वेंट्रीज को मर्चेंडाइज में, प्रोडक्शन की सप्लाईज, मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स में तोड़ा जाए। The amount of inventories recognized as an expense during the period, which is often referred to as cost of sale, consists of those costs previously included in the measurement of inventory that has now been sold and unallocated production overheads and abnormal amounts of production cost of inventory. The circumstances of the entity may also warrant the inclusion of other amounts such as distribution cost. मजीद इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई डिस्क्लोजर में क्या क्या डालना है। फिलहाल वक्त मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। अच्छा, ये इफेक्टिव डेट वगैरह मेरे ख्याल में हमने पहले डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हमने IAS को गो थ्रू किया, लेकिन अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जो है वो बातें मजीद क्लियर होंगी, जो कि अब हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।